अभी हो रही है। हाँ, अभी शुरू हो गई है। चलो, 1 मिनट में बच्चों को मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, फिर हम अपना फुल मॉक 4 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको फायदा तो दिख रहा होगा। मतलब पुराने टेस्ट के बाद भी आपने जब ये टेस्ट को कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल मॉक 4, जितने भी आपके फुल मॉक्स होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज भी हम करेंगे 2021 से 25 तक के। ठीक है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं। आंसर की पीडीएफ आपको नहीं मिली क्या? ठीक है, आज एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, आंसर वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार मैसेज डाल देती हूँ, बच्चों को बोल देती हूँ। जय हिंद एवरीवन। क्या किया आज पूरा दिन तुम लोगों ने? आज तो मंडे था, आज का दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए था। एक बार बता दो क्या किया। सीएपीएफ की नहीं है, सीडीएस की इंग्लिश की क्लास है ये। एनडीए वाले भी अटेंड कर सकते हैं। जो आपने फुल मॉक दिया था सैटरडे को, उसकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है ये। चलो बढ़िया। एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? प्लीज पढ़ लिया करो एडिटोरियल यार। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अभी जो चेंजिंग पैटर्न हमारा बन रहा है ना सीडीएस के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक होलिस्टिक अप्रोच कैसी रही है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके। उसमें कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। अल्टीमेटली आपका कैसा दिमाग चलता है 2 सेंटेंसेस को पढ़ के, वो एग्जामिनर देखना चाहता है। तो अब रटी रटाई चीजों से काम नहीं चलेगा। तो इंग्लिश में मतलब आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जो हमारे नए नए पैटर्न आ रहे हैं ना, S1 S2 हमारे पास आ रहा है, और मतलब डिस्कोर्स मार्कर हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करता है इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर हम मतलब कितनी हमें उस चीज को लेके हॉलिस्टिक नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की हमें कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें हमें देखना चाहता है एग्जामिनर। देखो इंग्लिश में बेसिकली हमारे पास ग्रामर है, चलो वो ग्रामर तो हम पढ़ के कर लेंगे, वो कैब हम रट लेंगे। ठीक है, S1 S6 और जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल वो चेक कर रहा होता था। अब हमारे पास S1 S2 जो है ना, वो किसी भी पार्ट में नहीं आते हैं, ना तो ग्रामर में आते हैं, ना ही वोकैब में, ना ही रीडिंग वाले पार्ट में। ये नॉर्मल आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर रहा है कि इंग्लिश को लेके आपकी नॉलेज कैसी है। क्या आप इंग्लिश में 2 सेंटेंसेस अगर आपके पास सामने लिख दिए, तो क्या आप ये पता कर पा रहे हो कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? दो दी गई लाइंस का मतलब आप समझ पा रहे हो? ये वो चेक कर रहा होता है। और ये विद टाइम डेवलप होता है। जब आप इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे ना, और उसको सीखोगे, उसको पढ़ोगे, तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें डेवलप होती हैं। ये कोई सिखा नहीं सकता है आपको। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स, जैसे उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, एक्सियोम का क्या मतलब है, डाइल्यूट का क्या मतलब है, ये सब वर्ड्स वी विल टेल यू द मीनिंग, कि एक्सियोम का ये मतलब होता है, डाइल्यूट का ये मतलब होता है। सिखाने को तो वो जो बेसिक्स है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो तो यहाँ पे तुम लोगों को सिखाया जाएगा। बट अल्टीमेटली दिमाग तो तुम लोगों को ही लगाना है ना पेपर में जाके। और उस दिमाग को लगाने के लिए तुम्हें खुद के दिमाग का होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम लोग? रोज अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप अभी अगर शुरू में आप फुल मार्क्स भी दोगे तो भी चलेगा, बट उसको एनालाइज अच्छे से करो।
अगर 2 घंटे आपने पेपर को अटेंड किया है, पेपर को अटेम्प्ट किया है आपने 2 घंटे, तो 3 घंटे उसके बाद उस पेपर पे बिताओ। ठीक है। इवन अगर मैं खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ ना, मान लो कि मैंने ये फुल मॉक बनाया या फिर मैंने कोई सेक्शनल मॉक बनाया 60 क्वेश्चंस का, मैं खुद उसको 1 घंटे पढ़ती हूँ उस पेपर को। और उसमें बहुत सारी नई चीजें होती हैं सीखने के लिए, बहुत सारी। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो ऑफ कोर्स होगी ना, मेन पेपर में भी तो होगी। सीडीएस में ना होती तो। अरे 1 मिनट चुप होते से ही वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है भैया। चुप भी तो होती हूँ बीच में। 1-2 मिनट वेट करते हैं बस बच्चों का। ठीक है, तब तक बातें कर लो। हाँ, वॉइस, वॉइस की पूछ रहे थे, आईडीएम्स की पूछ रहे थे? नहीं, आज जीएस की क्लास नहीं है। आज जीएस की क्लास नहीं है, सिर्फ इंग्लिश की क्लास है, एक्सप्लेनेशन वाली। और चुपचाप बैठना है प्लीज, मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि मैम क्लास खत्म कर दो। और कोई जाएगा भी नहीं क्लास से। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, बहुत टाइम दे दिया बच्चों को, बाकी बच्चे आते रहेंगे, जो लेट हैं उनका नुकसान हो, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो डन। शुरू करते हैं एडिटोरियल। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी टफ नहीं था, आप खुद से भी कर सकते हो। वोकैब इंप्रूवमेंट करेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे वोकैब इंप्रूवमेंट के। ये भी ठीक थे, आसान क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं हम। मैं जैसे अपना पेपर आज तक मैंने किया है ना सीडीएस का, वैसे ही मैं पेपर को सोल्व करवाती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। देखो, आई कुड नेवर, शांत हो जाओ अब एकदम चुपचाप, जो भी क्वेश्चंस हैं आप बाद में पूछ लेना। क्लास के लास्ट में, क्लास के लास्ट में जो भी आप पूछोगे मैं सब बता के जाऊंगी, अभी चुपचाप बैठ के पढ़ो। ठीक है। चलो। आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जब भी हमारे पास एक नाउन गिवन होता है, एक नाउन को जब एक क्लोज से कनेक्ट करता है ना, एक क्लोज से जब एक नाउन को रिलेट करता है, तो बीच में क्या आता है? रिलेटिंग वर्ड आता है। रिलेटिंग वर्ड। और रिलेटिंग वर्ड हमारे पास क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो थ्रू क्या हो जाएगा? थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, आई कुड नेवर सी थ्रू, यहां पे थ्रू क्या है? ये क्लास सीएपीएफ के लिए नहीं है। ये सीडीएस का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें एनडीए वाले बच्चे रुक सकते हैं, सीएपीएफ वालों के काम की नहीं है ये क्लास। ठीक है। चलो अब शुरू कर। आई कुड नेवर सी थ्रू। तो अगर हमारे पास इस वर्ड पे अगर कोई सेंटेंस एंड हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास है एडवर्ब। ठीक है। लेकिन अब जब इस एडवर्ब के बाद में अगर मैंने एक नाउन प्रोवाइड कर दिया, अगर मैंने नाउन प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब मैं उस नाउन को रिलेट करना चाह रही हूं इस वाली बात से। आई कुड नेवर सी, मैं नहीं देख सकता था। और कहां नहीं देख सकता था? एक माइक्रोस्कोप के आर पार नहीं देख सकता था ना। तो यहां पे माइक्रोस्कोप को बेस मान के मैंने अपनी ये बात रखी है। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अगर मैंने नाउन रिलेट कर दिया तो प्रीपोजिशन बन जाएगा। इसी बात पे अगर बात एंड हो गई, फुल स्टॉप लग गया, तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है। दिस यूज्ड टू एनरेज माई इंस्ट्रक्टर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर यूज्ड टू है, इसका मतलब यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक है। यूज्ड टू मॉडल वर्ब होती है, जो क्या बताती है? पास्ट की हैबिट को बताती है। ठीक है। हमारे पास यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब क्या करती है? पास्ट की हैबिट को बताती है। और मॉडल, और ये यूज्ड टू और क्या बन सकता है?
ये यूज्ड टू हमारे पास एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, जैसे आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग। ठीक है, अब देखो, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर यूज्ड टू आया है तो क्या होगा, मॉडल वर्ब। ठीक है, अब अगर इस सब्जेक्ट के बाद में दूसरी अगर वर्ब आ गई, इसका मतलब यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं है। अगर यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास ये वर्ब बन गई तो ये वर्ब नहीं बन सकती ना। मॉडल वर्ब तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले ही यहाँ पे एम आ रखा है, अगर एम आ रखा है तो यूज टू मॉडल वर्ब नहीं बन पाएगी। मॉडल वर्ब नहीं बन पाएगी तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हमारे पास यूज टू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज टू है तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। और मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वर्ब की एनरेज हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, देखो ध्यान से सुनना है। यहां पे आप कंजंक्शन में और रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हुए होगे, ये तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब देखो, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। उसने कहा कि वह खेल रहा था। ठीक है, उसने कहा कि वह खेल रहा था। ही सेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ही वॉज प्लेइंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, उसने कहा कि वह खेल रहा था, तो हमारे पास दैट क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास जो हु, विच और दैट होता है, ये हमारे पास और क्या होता है, ये हु विच दैट हमारे पास क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो और भी अच्छी बात है। अब रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ हुम भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, एटसेट्रा लिख देती हूँ वरना बच्चे गोली बारूद लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हु विच दैट क्या होता है, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। ठीक है, इससे मुझे एक बात पता चली कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना। ठीक है, तो ये रिलेट करता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट किस लिए करता है, क्योंकि इसके बाद में जो बात बोली गई है ना, ये जो रिमेनिंग बात है, ये जो रिमेनिंग बात है, वो जो बात बोली गई है वो इससे रिलेटेड बोली गई है, इससे रिलेटेड वो बात बोली गई है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझो, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। एक बार ये बता दो मुझे, ये सेंटेंस सही है क्या, एक बार आप दैट वाली चीज को छोड़ो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, इट इज आई, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है ना। हु क्या है, हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेट, अब मैंने क्या बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, ये क्या है, प्रोनाउन है। और क्यों रिलेट करता है, क्योंकि ये जो आगे बात बताई जा रही है ना, रिमेनिंग बात जो मैंने लिखा है, ये रिमेनिंग बात इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताई जा रही है। तो ये क्या है, आई, आई अगर है तो ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, आई अपने बाद में एम लेता है। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ठीक है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो ये तो सही है कि हम इस वर्ब लगा देते हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मुझे एक, मैंने एक ओवरव्यू क्या जाना, कि ये जो रिमेनिंग वाली बात बताई जा रही है ना, ये वाली जो बात बताई जा रही है, ये इसके बारे में बताई जा रही है। तो अगर ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होती। अगर यहां पे एक क्लोज अगर बन जाए, अगर ये क्लोज बन जाती है तब दिक्कत होती है। अब ये देखो, आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज, कोर्स मेरे पास नाउन है, नाउन है ना। यहां पे कोर्सेज दैट टुक एट माई यूनिवर्सिटी अगर कर देते ना,
तो आपको समझ आ जाता। अब ये बताओ, आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी, ये जो आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है, आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है, ये किसके बारे में बोला जा रहा है? व्हाट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी? कोर्सेज ना। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये जो बात बोली जा रही है आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी वाली जो बात बोली जा रही है, वो कोर्सेज के बारे में ही तो बोली जा रही है ना। कोर्सेज आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी, तो इस नाउन के बारे में ही ये बात बोली जा रही है। और नाउन के बारे में ये बात बोली जा रही है, तो बीच में क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या लिखा है। ये जो रिमेनिंग बात बोली गई है ना, रिमेनिंग बात, मैंने यहाँ पे वर्ब नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? रिमेनिंग बात जो बोली जा रही है, रिमेनिंग बात जो बोली जा रही है, वो इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोली गई होगी। इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर ये रिमेनिंग बात बोली गई होगी, तो हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है। ठीक है, यहां पे तो वर्ब लगाना था, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ, कंजंक्शन का भी एग्जाम्पल मिलेगा, थोड़ा सा शांत रहो। ठीक है, तो आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज, मैंने वो सारे बाकी कोर्स पास कर लिए, विच आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में लिए थे। अब आपको एक जादू दिखा दूं। देखो, अगर हमारे पास कंजंक्शन है तो की साउंड आती है। ठीक है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसकी साउंड आएगी? जो की साउंड आएगी, जो की। ठीक, ये देखो, ही सेड, उसने कहा कि वह खेल रहा था। वो मैं हूं जो कि इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज आई, जो कि, या फिर जो कि, या फिर जो भी हो सकता है, जो कि या फिर जो। ठीक है, इट इज आई, वो मैं हूं जो इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये देखो, आई पास्ड ऑल द कोर्सेज दैट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी, मैंने वो सारे कोर्स पास कर लिए जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में लिए थे। और जब अगर जो की साउंड आएगी तो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये भी एक तरीका है। और बाकी अगर नाउन के बारे बाद में अगर नाउन के बाद में हु विच दैट आ रहा है, और ये बाद में जो बात बोली गई है, ये बात अगर इस नाउन के, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर मेरे पास नाउन आ रहा है, नाउन के बाद में हु विच दैट आ रहा है, और बाद में जो ये बात बोली गई है ना, ये बात अगर इस नाउन के बारे में ही बोली गई है, तो हमारा वर्ड क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कंजंक्शन का एक कंजंक्शन का जो एग्जाम्पल है वो साथ में ही देख लो। स्क्रीन लैग कर रही है क्या? स्क्रीन लैग कर रही है क्या? अच्छा ठीक है, ओके, चलो। तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन था, चलो अच्छी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब एक बार कंजंक्शन का और देखो। इट इज ट्रू, इट इज हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब है, पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल, सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, अब पहली बात, पहली कंडीशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन होना चाहिए। नाउन तो हमारा ट्रूथ होता है, ट्रूथ होता है ना, ट्रू तो एडजेक्टिव, जैसे आई एम ट्रू, मैं सच्चा हूं। और ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ सच्चाई होती है। तो पहली बात तो हमारे पास नाउन नहीं है, तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगेन, इट इज ट्रू, यह सच है कि पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल, जो गरीबी है वो एक इंसान को बहुत ही ज्यादा दयनीय बना देती है। की, जब की का साउंड आएगा तो क्या होगा? कंजंक्शन होगा, तो दैट क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर तुम क्लोज के हिसाब से जाओगे ना, तो ये भी एक क्लोज बन रहा है, ये भी एक क्लोज बन रहा है। ये देखो कि ये दैट रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस दैट से पहले कोई नाउन है या नहीं है, ये दैट की सेंस दे रहा है या फिर जो की सेंस दे रहा है। समझ में आया? आई होप कि आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन का जो भी सिस्टम है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, प्लीज दोबारा से रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, चलो। बट आई कुड नेवर पास बोटनी, अब ये देखो, बट आई, एक बार इस नेवर को हटा के देखो, अब तो मैं हाथ नहीं लगा सकती हूं, यहां पे क्लास में तो हाथ लगा देती हूं इस वर्ड के ऊपर। बट आई कुड पास बोटनी, लेकिन मैं बोटनी पास कर सकता था। आई कुड पास, आई कुड नेवर पास, पास को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा? एडवर्ब होगा। चलो, सारे ही एडवर्ब हैं, माफ करना मुझे। ठीक है, तो
नेवर। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, प्रियंका कह रही है माफी नहीं मिलेगी, ठीक है मुझे सजा दो, मुझे सजा चाहिए, मुझे सजा चाहिए, मैं क्षमा की भागी हूं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नेवर, मतलब कोई भी चीज कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है। तो नेवर, एवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ठीक है। ये सब क्या होते हैं हमारे पास? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको बहुत अच्छे से वर्ड समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी आवृत्ति पे हो रही है, ऑफन, ठीक है, प्राय हो रही है, हमेशा हो रही है, कभी नहीं हो रही है। एवर, ऑलवेज, सेल्डम कभी कभार, रेयरली ना के बराबर, हार्डली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। मैनर का मतलब क्या है? कि कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है, स्लोली, ठीक है। शी रन्स फास्ट, वह तेज भागती है, ठीक है। तो मैनर का मतलब होता है कोई काम किस तरीके से हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। अरे समीर, ऑफन लिखा तो है, तुम तो एकदम ही पीछे पड़ गए हो, OFTEN, ऑफन, ठीक है। ये सब वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। चलो, दैट इज अ गुड आइडिया, क्या है हमारे पास? देखो तुम लोग ना कंफ्यूज मत हुआ करो, अरे मैम हर एक वर्ड में ही, हर एक सेंटेंस में ही आपने दैट पूछ लिया। लेकिन आपको तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए ना दैट की। आपको क्या मतलब है, चाहे एक क्वेश्चन में पूछूं चाहे 10 क्वेश्चन में पूछूं, ठीक है। इज क्या है हमारे पास? इज हमारे पास वर्ब होती है। ग्रामर को पैदा करने के लिए ग्रामर के माई बाप जो आए थे वो कौन थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब साथ में रहते हैं। तो इज क्या है? वर्ब। वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट क्या बन सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। कंजंक्शन नहीं बन सकता। रिलेटिव प्रोनाउन को अपने से पहले नाउन चाहिए, इससे पहले नाउन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बन सकता, क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। चलो 101 मैंने करवा दिया है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हीटर्स एंड लैंप्स। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हीटर्स एंड लैंप्स, क्या होगा? इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल इन हीटर्स एंड लैंप्स, लैंप और हीटर में एक फ्यूल के तरीके से। तो यूज्ड क्या होगा? वर्ब होगा। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन हीटर्स एंड लैंप्स बाय अस, हमारे द्वारा इसको यूज किया जाता है। जब भी हमारे पास पैसिव स्टेटमेंट होती है, पैसिव में इज एम आर के बाद में, इज एम आर के बाद में V3 ही तो आता है। यूज, यूज्ड, यूज्ड, तो हमारे पास ये यूज्ड है, V3 है, वर्ब है हमारे पास, ठीक है। हिज परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज रिमार्केबल। परफॉर्मेंस, ANCE वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं, नाउन। हिज परफॉर्मेंस, तो हिज हमारे पास क्या हुआ? हिज हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज हमारे पास क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो परफॉर्मेंस नाउन है, परफॉर्मेंस किसकी? उसकी परफॉर्मेंस। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। या तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑप्शन में होता, या तो फिर डिटरमिनर ऑप्शन में होता, ठीक है। आई स्पेंड दोज 25 मिनट्स डूइंग क्रॉसवर्ड्स, क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। अगर नाउन से पहले आ गए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, वर्ब से पहले आ गए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। आई स्पेंड दोज 25 मिनट्स डूइंग क्रॉसवर्ड्स, मैं वो 25 मिनट कैसे बिताता हूं?
क्रॉसवर्ड्स करते हुए जब हमारे पास आईएनजी वाला वर्ड होता है और उसकी हिंदी बनाए अगर हुए हुए की सेंस आती है तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास होता है। ठीक है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन हिस्ट्री बाय चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। तो वेदर और इफ क्या होता है हमारे पास, वेदर और इफ क्या होता है, कंजंक्शन होता है, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ वो गलत होता, 103 का वो आंसर गलत दे दिया था। देखो ये जो हिज है ना, मैं यहां पे लिख रही हूं, हिज हमारे पास दो चीजें हो सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है और डिटरमिनर हो सकता है, दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर ऑप्शन में नहीं है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव टिक करो। डिटरमिनर और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो क्या टिक करो, एडजेक्टिव टिक करो। ठीक है, चलो डन, बहुत अच्छी बात है। यूसेज ऑफ वर्ड्स पूछ पढ़ते हैं। प्लीज बी डिस्क्रीट अबाउट द इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल होना किसी भी चीज को लेके, केयरफुल होना, मेटिक्यूलस होना। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग। ठीक है, तो डिस्क्रीट इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रीट नीट जैसा साउंड आ रहा है ना, डिस्क्रीट। वैसे आप डायरेक्ट याद रख लो, कुछ ट्रिक नहीं बताऊंगी। डिस्क्रीट, रीट से आप याद रख सकते हो, रीट, रीट राजस्थान का टीचिंग वाला एग्जाम होता है। तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, मेटिकुलस रहना पड़ेगा, पेन स्टेकिंग मतलब बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, द मशीन इज मेड ऑफ सेवरल डिस्क्रेट कंपोनेंट्स। मुझे ये बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो ये दो ई है ना, ये जो दो ई है इसका मतलब क्या होता है, दो ई दोनों अलग हो गए ना, दो ई अलग हो गए इसका मतलब क्या हो गए, सेपरेट हो गए, डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट। तो डिस्क्रेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ऐसे आप याद कर सकते हो, कंफ्यूज कैसे नहीं होगे, इसमें जो ई है वो दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए मतलब डिफरेंट हो गए वो एक दूसरे से। हाँ, हार्ड वर्क करना बहुत सावधानी बरतते हुए, चिराग, ये मतलब होता है पेन स्टेकिंग का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रेट कंपोनेंट्स। तो दोनों ही हमारे पास सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर द वेडिंग, फर्स्ट तो सही है। ठीक है, प्लीज पेयर द एप्पल बिफोर पुटिंग इट इन द सैलेड। ये जो पेयर होता है ना वो PARE होता है। पेयर का मतलब होता है टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ समथिंग, टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ समथिंग। किसी चीज की वो पतली परत होती है ना उसको उतार देना, ट्रिम कर देना। पेयर का मतलब होता है टू ट्रिम, ऊपर ऊपर से उसका छाल उतार देना। तो ये पेयर नहीं होगा हमारे पास, PARE होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड वुमेन वॉज इन डीप पेन आफ्टर द फॉल। गिरने के बाद क्या थी, वो बहुत ज्यादा दुख में थी, तो क्या हो जाएगा, पेन हमारे पास हो जाएगा। और ये जो पेन है ना, वो जो हम विंडो में जो शीशा लगाते हैं ना, विंडो का जो ग्लास होता है, विंडो का जो ग्लास होता है, ग्लास विंडो जो होती है उसको हम यूज करते हैं। द पेन ऑफ ग्लास वॉज शेटर्ड बाय द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल जब उसके पे लग गई थी तो वो ग्लास टूट गया था। तो दो हमारा सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, द स्टेट डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द कंपनी फॉर फ्रॉड। ठीक है, तो प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, लीगल कामकाज के लिए होता है। प्रोसिक्यूशन हमारा, प्रोसिक्यूटर हमारे पास होता है ना, लीगल के किसी को गिल्टी करार देना। ठीक है, और परसिक्यूट का मतलब क्या होता है, परसिक्यूट का मतलब होता है टू ट्रीट समवन इन अनफेयर वे। इन एन अनफेयर वे, गलत तरीके से किसी को ट्रीट करना।
ठीक है, उसके रिलीजियस बिलीफ्स के कारण या फिर उसकी रेस के कारण। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही सही हो जाएंगे। चलो, द स्टूडेंट्स वेंट ऑन एन एक्सकर्जन टू द साइंस म्यूजियम। एक होता है हमारे पास इनकर्जन, ठीक है, एक होता है एक्सकर्जन। द एनिमी मेड अ सडन एक्सकर्जन इनटू द टेरिटरी। तो इनकर्जन आएगा यहां पे। इनकर्जन का मतलब क्या होता है? अटैक। ठीक है, इनकर्जन का मतलब क्या होता है? अटैक। और एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है? एक्सकर्जन का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी। किसी ट्रिप पे जाना, लॉन्ग जर्नी के लिए हम बोलते हैं एक्सकर्जन। ठीक है, आउटिंग के लिए जाना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वन ओनली हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, द स्पीकर्स वर्ड्स वर फुल ऑफ इंसिनुएशन। ठीक है, इंसिनुएशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। ठीक है, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग थिंग्स। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली किसी पे आरोप लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्यूजेशन हो जाएगा। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। मतलब आप डायरेक्टली नहीं लगा रहे हो। ठीक है, जैसे देखो, मान लो आपके घर में, आपके घर में मान लो चोरी हो गई पैसे की। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि घर पे तो बस दीदी ही थी, है ना। मान लो आपके घर में चोरी हो गई और आपकी बहन थी बस घर पे, तो आप क्या बोलोगे? घर पे तो, या फिर लड़कियां ये बोल, हाँ भाई ही था। तो इसका मतलब क्या है? आपने बस ये बोला कि घर पे तो बस भाई ही था। मतलब आपने उसका नाम नहीं लिया कि उसने चोरी की है, लेकिन आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि आप इनडायरेक्टली आपने उस आदमी को ब्लेम कर दिया। ये होता है इंसिनुएशन। इनडायरेक्टली किसी को ब्लेम कर देना। हम लड़के हैं साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूज करना किसी को। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, बूट लीकिंग करना। कजोल करना। ब्लेंडिशमेंट एक वर्ड बताया था, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट को ऐसे याद कर सकते हो कि बातें ब्लेंड कर करके बोल रहा है, मतलब चाशनी में बातें घोल घोल के बोल रहा है। ठीक है, विडल करना, कोक्स करना। विडल हमारे पास एक वर्ड है। एक वर्ड होता है हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव प्रेज। एक्सेसिव प्रेज, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। ठीक है, ठीक है। अब ये वर्ड हमारे पास क्या है? एड्यूलेशन। एड्यूलेशन के जैसा ही एक वर्ड क्या होता है? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन को आप लोशन से रिलेट करो। लोशन। लोशन कब लगाते हैं? अपना साफ सफाई करके ही तो लगाते हैं ना, क्लींजिंग करके। तो एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लींजिंग। क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन, परगेशन, बैप्टिज्म। बेसिकली इसका मतलब होता है शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण। ठीक है, चलो। द प्रीस्ट डिलीवर्ड ए लेंदी होमिली ड्यूरिंग द सर्विस। होमिली का मतलब क्या होता है? सरमन, प्रीचिंग्स, टीचिंग्स। प्रीचिंग, टी टीचिंग नहीं है वो, टीचिंग्स। ठीक है, एंड एक होता है वर्ड हमारे पास, ये क्या है? होमिली है। ऐसा ही एक वर्ड क्या होता है? होमली। होमली का मतलब क्या होता है? कोजी, कंफर्टेबल। कोजी एंड कंफर्टेबल। जैसे अगर आप किसी होटल वगैरह में जाते हो तो क्या बोलोगे? ये बहुत ही ज्यादा होमली वाइब दे रहा है। होमली का मतलब क्या होता है? कोजी और कंफर्टेबल। ठीक है, चलो। दे बिगेन टू हैगल ओवर द प्राइस ऑफ एंटीक। एक एंटीक के पैसे के उसके प्राइस पे उस तो क्या करेंगे? हैगल का मतलब क्या होगा? प्राइस पे हम क्या करते हैं? बार्गेन ही तो करते हैं ना। तो बार्गेन हमारे पास हो जाएगा। द वेटर्स सरली एटीट्यूड रूइंड आर एवरी आर इवनिंग। सरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रूड, डिसरिस्पेक्टफुल होता है।
चीयरफुल तो होगा नहीं, चीयरफुल से रूइन थोड़ी ना होगा, आर्टफुल से रूइन थोड़ी ना होगा, क्या होगा? रूड। सरली का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। हम्म। चलो, द यंग पियानिस्ट प्लेड लाइक अ maestro। maestro को आप मास्टर से याद रखो, मास्टर। किसी भी चीज में अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे? उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाओगे ना। जिस इंसान ने मास्टर्स कर रखी है किसी सब्जेक्ट में, इसका मतलब क्या है? वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर है। तो मास्टर का मतलब क्या हो, मेस्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट हमारे पास हो जाएगा। नोविस का मतलब क्या होता है? नूब, टायरो, नियोफाइट। बिगिनर जो इंसान होता है ना, उसको ही बोलते हैं बिगिनर। ठीक है, चलो। द क्लोन्स जेनी बिहेवियर अम्यूज द चिल्ड्रन। अब जेनी का मतलब तो अच्छा होगा, है ना? अगर अम्यूज कर दिया बच्चों को तो क्या होगा? जेनी का मतलब अच्छा है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सी, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन थे यार, पता नहीं तुम लोगों को क्यों ये टफ लग रहा है। बहुत आसान पेपर है। वेरी गुड शिवांश। चलो, द मिशनरीज ट्राइड टू प्रोसेल्टाइज द विलेजर्स। द मिशनरीज ट्राइड टू प्रोसेल्टाइज द विलेजर्स, क्या होगा? इसका मतलब होता है किसी को परसुएड करना। ठीक है, परसुएड करना, किसी को एनकरेज करना। अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? डिसुएड करना। ठीक है, डिसुएड करना किसी को। चलो, शी पोर्ड वाटर इनटू द पेल क्विकली। देखो, इस पेल का मतलब बकेट होता है। इस पेल का मतलब बकेट होता है, ठीक है। वैसे इसमें पेल नहीं, पोर होना चाहिए था, पोर के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए थी। शी पोर्ड वाटर इनटू द पेल क्विकली। पोर का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। स्पिल का मतलब होता है किसी दाने दाने को बिखरा देना। स्पिल का मतलब होता है ऐसे बिखरा देना। और ड्रेन, पोर का मतलब क्या होता है? एक जगह उसका प्रवाह करना। और ड्रेन का मतलब होता है उस चीज को दूर तक मतलब बहा देना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ड्रेन हमारे पास हो जाएगा। अरे डी नहीं है आंसर यार, सी ही है। पोर का मतलब होता है एक डायरेक्शन में एक जगह पे उस चीज को पोर कर देना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्रेन कर देना। चलो, द न्यू सॉफ्टवेयर हेल्प्स ऑब्विएट द नीड फॉर मैनुअल एंट्री। मतलब जो नया सॉफ्टवेयर है ना, वो मैनुअल एंट्री की नीड को खत्म कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा? इसमें तो वो ये एलिमिनेट उसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रिवेंट उसका सिनोनिम हो जाएगा, क्या होगा? रिक्वायर। रिक्वायर हमारे पास आंसर हो जाएगा। शी रिमेन्ड सल्की ऑल आफ्टरनून। सल्की का मतलब क्या होता है? सलन, सैड, सोम्बर, एकदम दुखी दुखी, दुखी आत्मा बन के घूम रही थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी सी होके घूम रही थी। पिक्ड, पेट्यूलेंट, डिसग्रंटल्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चीयरफुल हो जाएगा। देखो, सलन, सैड, सोम्बर, सैड, सोम्बर, सलन आप याद रख सकते हो। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पिक्यूड को कैसे याद रखोगे? पिक को, पिक से। मतलब शी रिमेन्ड सल्की ऑल आफ्टरनून, कि उसकी ना, उसकी फोटो ही नहीं क्लिक करी किसी ने, उसकी पिक ही क्लिक नहीं करी। पिक नहीं क्लिक करी तो क्या हो गया? ऐसे चिढ़ के नाराज होके बैठ गई है ना? पिक्यूड का मतलब पिक, उसकी पिक क्लिक नहीं करी, पिक क्लिक नहीं करी। ठीक है, और क्यों पिक क्लिक नहीं करी? अरे तू पेटू है, उसको ये बोल दिया कि तुम तो पेटू हो, तुम्हारी पिक क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेटू, पेटू मतलब अगर किसी इंसान की अगर पेट है और आपने उसको पेटू बोल दिया, इसका मतलब क्या है? वो उसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा और ऐसे चिढ़ के नाराज होके दूसरी साइड चला जाएगा, है ना? तो पेटुलेंट। वैभव चुप रहो। पेटुलेंट। ठीक है, तो मतलब कोई इंसान के अगर पेट, अगर उसको पेटू बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो चिढ़ के दूसरी साइड जाके बैठ जाएगा। और फिर वो पूछ भी रहा है मेरी फोटो क्लिक कर दो, उसकी फोटो भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो मतलब वो चिढ़ जाएगा। पिक्ड पेटुलेंट साथ में याद रखो, पिक्यूड पेटुलेंट। ठीक है, डिसग्रंटल्ड मतलब ग्राउची, ग्रम्पी हो जाना, चिढ़ के नाराज होके उदास होके बैठ जाना, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है।
समझ गए कि क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि चिढ़ के एकदम से नाराज होके बैठ जाना, उदास उदास होके बैठ जाना, बुरा मान जाना किसी चीज का, चिढ़ गए हो आप क्योंकि उस माहौल से, ये उसका मतलब होता है। चलो, डन डन डन। यहां से शुरू करते हैं। You are required to give an explanation for your conduct within the 2 days of the receipt of this letter। इसका मतलब क्या है? ये, ये जो इस लेटर के जिस दिन तुम्हें रसीद मिलेगी ना, उसके 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें अपने कंडक्ट को लेके एक्सप्लेनेशन देनी है। कोई एरर नहीं है यहां पे। हो सकता है कई बच्चों को ये लगा हो 2 days ऑफ द रिसीविंग ऑफ दिस लेटर, इसका मतलब ये है कि इस लेटर की ये जो रिसीट बनी है, इसकी जो ये रसीद बनी है ना, इसकी इस रसीद की जो डेट है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कंडक्ट की एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। क्या होगा बच्चा वाड़ी? अब ये लग सकता है आपको, सम एंड सब्सटेंस आर एज फॉलोज, है ना? सम एंड सब्सटेंस तो दो बात है, लेकिन सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस एक साथ ही आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, साइंस एंड टेक, जैसे हमारे पास ये साथ में ही आते हैं ना, वैसे ही सम एंड सब्सटेंस एक साथ आता है। और हम उसको क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? नो एरर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो। जब भी हमारे पास टाइम दे रखा होता है, टाइम दे रखा होता है तो क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट यूज करते हैं। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी। अब ये बताओ, 3 hours अगो, अगर ये काम 3 घंटे पहले हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट में जा रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर ये काम 3 घंटे, देखो जब भी टाइम दे दिया होगा ना, तो ये टाइम पहले का ही कोई टाइम देगा कि 1990 में, 2002 में, 5 दिन पहले, 3 घंटे पहले, 5 हफ्ते पहले, जनवरी में। ठीक है, मतलब क्या है? पास्ट का ही कोई टाइम देगा। अगर पास्ट का वो टाइम है, पुष्पेंद्र सुनोगे तब तो, अगर पास्ट का ही कोई टाइम है तो हमारे पास हैव क्या कर रहा है? अगर ये पास्ट में ये काम हो रहा है, हैव तो हमारे पास प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है ना। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट के साथ कैसे यूज हो सकती है? मतलब हैव गलत है, एरर तो ए पार्ट में ही है। ठीक है, अब हम यहां पे हैड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हैड तो हमारे पास, हम यहां पे हैड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हैड कब यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो है ना, वो हमारा रिलेटिव पास्ट होता है। रिलेटिव पास्ट मतलब जब पास्ट में ही दो एक्शन हो रहे होंगे ना, ध्यान से सुनो, जब पास्ट में ही हमारे पास दो एक्शन हो रहे होते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टेकन माई लंच बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा के आने से पहले मैंने अपना लंच ले लिया था। मेरे पापा भी पास्ट में आए, मैंने लंच भी पास्ट में लिया। पहले कौन सा काम हुआ? पहले लंच लिया, फिर मेरे पापा आए। तो पहले जो काम हुआ होता है ना, उसके लिए हम पास्ट यूज करते हैं। यहां पे तो पहले और बाद में की बात ही नहीं चल रही है, तो क्या यूज करेंगे हम? सिंपल फास्ट यूज कर देंगे। वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास टाइम गिवन होता है तो सिंपल पास्ट, और अगर हमारे पास एक्शन टाइम नहीं गिवन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहां पे इतना होता ना, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, अगर यहां पे डॉट होता, यहां पे बात खत्म हो गई होती, तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क सही है। लेकिन अगर टाइम गिवन है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर टाइम गिवन है, टाइम गिवन है तो सिंपल पास्ट। और अगर टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है मतलब एक्शन पे अगर फोकस है, एक्शन पे अगर फोकस है, तो क्या होगा? हमारे पास परफेक्ट यूज होता है। वी फिनिश्ड ही है भैया, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो।
अरे हमने 3 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लिया था और तब से लेकर अब तक वेट कर रहे हैं, एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। ठीक है चलो। द प्रोड्यूस इज चेक्ड इन द वेयर हाउस एंड ईच फार्मर्स आर ईच ईच हमारे पास हर एक के लिए यूज होता है। तो ईच के बाद में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ना, एक मिनट, ईच और एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, और ईच फार्मर अगर है तो सिंगुलर ही वर्ब, तो ईच फार्मर इज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है चलो। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्टेड बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इफ फर्स्ट कंडीशनल, इफ होता है तो एक साइड सिंपल प्रेजेंट होता है, एक साइड सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड क्या होता है, सिंपल फ्यूचर हमारे पास होता है ना। तो क्या होगा, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है चलो। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्या होगा, डू यू रिकॉल मीटिंग हर, जब हमारे पास काम हो चुका होता है ना, सुनो, जब हमारे पास काम हो चुका होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जिरंड यूज करते हैं। तो डू यू रिकॉल, अब यहां पे लास्ट नाइट, क्या तुम लास्ट नाइट उससे पार्टी में मिले थे, इसका मतलब मिलने का काम हो चुका है। तो अगर वो काम हो चुका होगा तो क्या यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। डू यू रिकॉल मीटिंग हर, क्या तुम्हें उससे मिलना याद है। अरे अभी मैं पूछ रही हूं, डू यू रिकॉल मीटिंग हर, अभी मैं पूछ रही हूँ ना कि कल रात को उससे मिले थे क्या। अनुराग ऐसे इमेजिन करो कि आप कल रात को किसी पार्टी में गए थे और सुबह आपका दोस्त पूछ रहा है कि डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या तुम्हें याद है कि तुम उससे मिले थे कल रात को। मतलब मिलने का काम हो चुका है, और जो काम कंप्लीट होता है ना, जो काम कंप्लीट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जिरंड यूज करते हैं। आप लोगों की 2 मिनट के लिए मैं अटेंशन चाहूंगी, एक बार यहां देखें। रिकॉल के लिए मैं एक बार रिमेंबर वर्ड लिखना चाह रही हूं। ठीक है, चुप हो जाओ एक बार के लिए प्लीज। देखो, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। आई रिमेंबर टू मीट हिम। इसमें पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो इनका क्या मतलब है, और गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि पहली सही है, कोई बोल रहा है दोनों, दूसरे वाली अकेले को किसी ने भी सही नहीं बोला। मेरी बात सुनो, देखो, हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार चुप हो जाओ प्लीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास जिरंड आया है, इसमें जिरंड आया है, और इसमें क्या आया है, इन्फिनेटिव आया है। इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रही हूं तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें जिरंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है ये पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, ये दोनों सही है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे उससे मिलना याद है, इसका मतलब क्या है, मिलने का काम हो चुका है, अब मैं याद कर रही हूं। आई रिमेंबर, मुझे याद है आज भी उससे मिलना, मतलब मेरी और उसकी मुलाकात मुझे आज भी याद है। तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम मतलब काम कंप्लीट है, यहां पे जो मिलने का काम है वो हो चुका है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे उससे मिलना याद है अभी भी। ठीक है, और नीचे वाले में क्या क्या बोल रही हूं, आई रिमेंबर टू मीट हिम, ओह मुझे याद है कि मुझे उससे भी मिलना है।
मतलब अभी तक मैं मिली नहीं हूं, अच्छा मुझे आज इवनिंग में मिलना है, मुझे कल मिलना है, तो आई रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे, अगर कोई बोले अरे तुम्हें पता है क्या तुम्हें वहां भी जाना है, अरे हाँ हाँ आई रिमेंबर टू गो देयर, हाँ हाँ मुझे याद है कि मुझे वहां भी जाना है। इसका मतलब क्या है, यहां पे ये इनकम्प्लीट है, यहां पे मिलने का काम नहीं हुआ है, अब मैं ये याद कर रही हूं कि हाँ मुझे याद है कि मुझे वहां भी जाना है। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, इन्फिनेटिव वहां यूज करते हैं जहां पे काम इनकम्प्लीट होता है, और जिरंट कहाँ यूज करते हैं, जहां पे काम कंप्लीट होता है, जहां पे काम हो चुका होता है। रिमेंबर्ड क्यों होगा यार, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे याद है उससे मिलना, मुझे मेरी और उसकी मुलाकात याद है, और आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, याद मैं अभी कर रही हूं, मिल चुकी हूं या मिलना है, इसकी बात चल रही है। ठीक है, अब ये देखो, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, अगर यहां पे होता ना अपकमिंग नाइट, आने वाली रात को तुम्हें उससे मिलना है, तो यहां पे क्या कर देते, टू मीट कर देते। तो डू यू रिकॉल मीटिंग हर, यहां पे मिलने का काम हो चुका है, मीटिंग मिलने का काम हो चुका है, तो क्या यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। और अगर वो ये पूछता ना कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें उससे भी मिलना है आज रात को पार्टी में, तो क्या होता, टू मीट होता। एक बार प्लीज बता दो समझ में आया क्या क्या मैं बताना चाह रही हूं। टू मीट तब होता जब वो पूछता कि क्या तेरे को याद है क्या आज तेरे को वहां भी जाना है, तेरे को उससे मिलना है। तो आने वाले टाइम के लिए मिलने का पूछेंगे तो क्या यूज करेंगे, टू प्लस वी वन यूज करेंगे। और तुम्हें याद है क्या कि तुम उससे भी मिले थे, क्या पता नशे में मिला था इसलिए पूछ रहा है ना, तो मीटिंग हर हो जाएगा। चलो, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, ड्यूरिंग हमारे पास प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यहां पे तो ही वॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्या होगा, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, बी हो जाएगा, ड्यूरिंग नहीं होगा, जब वह हॉलीडे पे था तो हम उसके फ्लैट पे रुके थे। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन, अपोज करने के बाद भी उसने वही किया जो वो चाहती थी, क्या होगा, परसिस्ट के बाद में इन आता है, परसिस्ट इन डूइंग, परसिस्ट के बाद में क्या आता है, देखो 83 का लिख रही हूं यहां पे, परसिस्ट प्लस इन प्लस जिरंड, ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है, शी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। ठीक है, द जज आस्क्ड द इंस्पेक्टर टू रिमूव द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड, जो आरोपी है जिसको पे आरोप लगाया गया है उसके बेड़ियां खोल दो, आयरन का मतलब तो लोहा होता है, तो हमारे पास क्या होगा, आयरन्स होगा, आयरन्स का मतलब क्या होता है, बेड़ियां, बेड़ियां। ठीक है, गर्ल आफ्टर गर्ल, पिछले वाले उसमें भी था ये, पिछले वाले जो टेस्ट हुआ था ना उसमें भी था, इसलिए बोलती हूँ कि बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जब भी हमारे पास एक प्रीपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट होते हैं ना, तो दोनों नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, गर्ल आफ्टर गर्ल, समझ में आया क्या। ठीक है, चलो, अरे एरर की एक पर्टिकुलर क्लास भी कर लेंगे भाई, शांत हो जाओ यार। अब ये पढ़ा रही हूं तो एरर की क्लास चाहिए, एरर की क्लास पढ़ाऊंगी तो इडियम्स एंड फ्रेज चाहिए रहेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाऊंगी तो प्रीपोजिशन चाहिए रहेगा, जिस टाइम पे जो पढ़ाया जाता है प्लीज उसको पढ़ा करो तुम लोग यार। ठीक है, चलो, वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स, पहली बात तो पुअर्स कुछ वर्ड नहीं होता है। ठीक है, पुअर हमारे पास क्या होता है, देखो ही इज पुअर, वह गरीब है, पुअर हमारे पास क्या है, सुनो चुपचाप, ही इज पुअर, वह पुअर है, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, अगर हमें एडजेक्टिव को नाउन बनाना है, एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, द प्लस पुअर हो जाएगा, तो हमारे पास पुअर्स नहीं होगा। अब वी आर डूइंग दिस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, क्या होगा, उनकी, उनके हित के लिए, उनके हित में हम ये काम कर रहे हैं, के लिए नहीं होगा, उनके हित में,
इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन एट नाइट। रीच के बाद में हमारे पास कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, एट नहीं होगा। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन होता तो भी दिक्कत नहीं थी। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन है तो भी दिक्कत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। ही रीच्ड, वह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मतलब जहां उसे जाना था वहां। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, वह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, गंतव्य पे। ठीक है। वन इज ऑफन प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वन इज ऑफन प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो वन का पॉजेसिव केस क्या होता है? वन का पॉजेसिव केस वन होता है। वन का पॉजेसिव केस वन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विद वन सेल्फ हमारे पास हो जाएगा। अनलेस यू आर नॉट केयरफुल, अनलेस अंटिल हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं जो कि अपने बाद में नोट नहीं लेते हैं, नोट नहीं लेंगे। अब जब तक कि तुम केयरफुल नहीं रहते हो, यू विल रन इनटू डेट, तुम कर्जे में चले जाओगे। हमारे पास कंडीशनल है। अनलेस के बाद में क्या आएगा? मे भी नहीं होगा, यू विल। विल और विल दो बार कैसे आ सकते हैं? अनलेस हमारे पास कंडीशन बता रहा है, क्या होगा? अनलेस यू आर वेरी केयरफुल। दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट यूज टू बी। ये स्कूटर उतना भी एफिशिएंट नहीं है जितना ये एफिशिएंट हुआ करता था। इंस्टेड इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन। हालांकि, मतलब उतना एफिशिएंट नहीं है जितना ये हुआ करता था, लेकिन फिर भी स्टिल, हाउएवर, हालांकि, हालांकि अभी 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 भी सही है ये मशीन, है ना? तो स्टिल, हाउएवर, और ये किसका मतलब होता है? नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब यही होता है, फिर भी। ठीक है, स्टिल, स्टिल इट इज, हाँ, हाउ, नेवरदलेस इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन। हाउएवर इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन, तो नेवरदलेस हो जाएगा। चलो, द कैंडिडेट परफॉर्म्ड पुअरली इन द इंटरव्यू डैश शी वॉज नॉट सेलेक्टेड। कैंडिडेट ने बहुत गंदा परफॉर्म किया इंटरव्यू में, तो क्या हुआ? तो उसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हुई। हाउएवर नहीं होगा। हाउएवर क्या होता है? नेगेटिव, अलग अलग बातें बताता है, डिफरेंट बातें बताता है। कन्वर्सली नहीं, क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। ठीक है। द कंपनी हायर्ड मोर स्टाफ डैश प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड। कंपनी ने और ज्यादा स्टाफ को हायर किया, एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। कंपनी स्टाफ हायर करने का फायदा क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई एज ए रिजल्ट। अब ये बताओ, इसमें मैं तुम्हें क्या समझा सकती हूँ? एट द एंड आपका ही दिमाग उसमें काम करेगा ना। ठीक है, तो ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना लैंग्वेज की। ठीक है, ये देखो, द ऑथर एक्नोलेजेस द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। जो ऑथर है वो स्टडी की लिमिटेशंस को, लिमिटेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस को, रेस्ट्रिक्शंस को एक्नोलेज करता है। डैश ही असर्ट्स दैट द फाइंडिंग रिमेन सिग्निफिकेंट इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। हाउएवर, जो ऑथर है वो स्टडी की लिमिटेशंस को एक्नोलेज करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये बात पे एम्फेसिस डालता है, असर्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? नंदलेस हमारे पास हो जाएगा। नंदलेस का मतलब अभी बताया था। नंदलेस का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, इसके बावजूद भी। हालांकि वो लिमिटेशंस ऑफ स्टडी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह असर्ट करता है कि द फाइंडिंग्स रिमेन सिग्निफिकेंट। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो क्या है, वो बहुत ज्यादा, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। हिज ऐसे प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट करता है उसका ऐसे। डैश क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच ऑप्टिमिज्म इज मिसप्लेस्ड। फिर भी जो वो क्रिटिक्स है ना, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ऑप्टिमिज्म मिसप्लेस्ड है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट, कॉन्वर्सली। ठीक है, लाइकवाइज नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंटली नहीं होगा, फर्दर एलिमिनेट करके कर सकते थे यार। प्रियंका एक्नोलेज का मतलब होता है जैसे आई एक्नोलेज दैट यू ऑल डू हार्ड वर्क।
मैं ये मानती हूं कि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, एक्नॉलेज करते हो, उस बात को मैं स्वीकारती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, मानती हूँ। ये मतलब होता है एक्नॉलेज करना। ठीक है। द ट्रेन, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के जाऊंगी। ठीक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज रिग्रेस डैश पार्टिसिपेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस अहेड। ध्यान से सुनना, डिबेटेबल बोल दिया तो अब खुद ही समझ सकते हो क्या होगा हमारे पास। दस। ठीक है, दस होगा, हाउएवर नहीं होगा। अब ये देखो, मान लो तुम्हारा जो पेपर है ना, अ, चुप हो जाओ अभी एकदम, सुनो। दस क्यों होगा? दस का मतलब होता है इसलिए, सो, इसलिए। ठीक है, अब ये देखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा रिग्रेस था, बहुत ज्यादा मतलब कठिन था। सो इसलिए पार्टिसिपेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर, दस एज अ रिजल्ट भी यूज होता है, वर चैलेंजेस अहेड। अब ये देखो, आपका पेपर है 13th या 14th को है। अब आपकी क्या चल रही है? अभी ट्रेनिंग चल रही है ना? और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा टफ है, रिग्रेस है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा रिग्रेस है। दस जिसका रिजल्ट क्या है? पार्टिसिपेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस अहेड। जो भी उस दिन 13 या 14 तारीख को आप पेपर में बैठोगे, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे। अहेड उसने लिखा है, आने वाले चैलेंजेस के लिए पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे से प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रिग्रेस था। उस ट्रेनिंग प्रोग्रेस उस ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा रिग्रेस था, जिसका रिजल्ट क्या है? 10 पार्टिसिपेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस अहेड। ठीक है। ये मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है। चलो, ये एक बार पढ़ लेना। कैरी द डे का मतलब क्या होता है? एक बार जल्दी जल्दी से एक बार रीड कर देती हूँ बस, क्योंकि खुद से तो तुम लोग करोगे नहीं। कैरी द डे मतलब दिस दिस डे इज योर्स, मतलब तुम्हारा है ये दिन। इसका मतलब क्या होता है? वन अ विक्ट्री, जीत पाना। डाउन द वायर का मतलब क्या होता है? डाउन द वायर टू डिनोट अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। डाउन द वायर, ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसका आउटकम डिसाइडेड नहीं है लास्ट मिनट तक भी। क्रिकेट मैच, ठीक है, डाउन द वायर, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा, आउटकम जिसका डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है। कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है? कट टू द क्विक, किसी को बहुत ज्यादा हर्ट करना। ड्रेस डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को डांट पड़ना। ड्रेस डाउन, आप ऐसे याद रखो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बन के। ये आपने लहंगा पहन लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बन के आप गए थे किसी की पार्टी वार्टी में, संगीत में, और मम्मी ने क्या किया? ड्रेस डाउन, जाओ जाके चेंज कर लो। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा डांट दिया मम्मी ने। ठीक है। एसिड टेस्ट क्या होता है? डेफिनेटिव प्रूफ। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। ठीक है। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब किसी की पीठ देख के खुश होना। क्या होगा? बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, जब कोई इंसान जाता है ना उसको देख के आप खुश हो रहे हो। एस अप योर स्लीव, अ हिडन एडवांटेज। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो, एक बार देखो। देखो, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है इक्का, है ना? जो हम कार्ड्स खेलते हैं ना उसमें जो इक्का होता है उसको एस बोलते हैं। और स्लीव्स मतलब आपने स्लीव्स फोल्ड करके रखे और उस इक्के को छिपा रखा है। तो एस अप योर स्लीव्स का मतलब क्या होता है? आपने जो एडवांटेज है ना, जिसके बिहाफ पे आप जीत सकते हो, उसको आपने अपनी स्लीव्स में छिपा रखा है। तो एस अप योर स्लीव्स का मतलब क्या? इक्का आपने अपनी स्लीव्स में छिपा रखा है, अ हिडन एडवांटेज। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ हिडन एडवांटेज हमारा हो जाएगा। चलो,
बी अंडर नो इल्यूजन, किसी भ्रम में ना रहना। कोई भ्रम में नहीं है, एकदम क्लियर है अपने को तो सारी चीजें। क्या हो जाएगा? बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या चल रहा है इसके बाद के बारे में पूरा अवेयर रहना, कोई भ्रम नहीं रहे, किसी भ्रम में नहीं हो। एक्टिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा? एक्ट करना किसी चीज को। एक्टिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा? प्रीटेंस नहीं होगा, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है। एक्टिंग अप का मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा है, मत कर। ठीक है, एक्ट अप को आप ऐसे याद रख सकते हो, बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा है, मत कर। बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, बिहेविंग बैडली। ठीक है। इडियम्स के लिए आपको एक बुकलेट मिल जाएगी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बहुत खतरनाक बुकलेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिसको देख के ही आप कर लोगे, फोटोज के साथ बहुत प्यारी बुकलेट बना रहे हैं। ठीक है, चलो। ऑल थम्स, अगेन इसको देखो। देखो, देखो हमारे हाथ में क्या होते हैं? चार उंगलियां और एक हाथ है ना। अगर ये सारे अंगूठे बन जाएंगे, ऑल थम्स मतलब अंगूठे ही अंगूठे होंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा क्लमजी हो जाएगा ना, बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड सा, बेढंगा। बेढंगा सा तो क्या हो जाएगा? क्लमजी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, द कमिटी फाइनली रीच्ड अ डिसीजन आफ्टर आवर्स ऑफ प्रोट्रैक्टेड डिबेट। मतलब कमेटी जो थी फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच गई। कब? घंटों तक, मतलब लंबी लंबी डिबेट करने के बाद में। तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब ही क्या होता है? प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है प्रोलोंग्ड, बहुत ही ज्यादा लंबी, एक्सटेंडेड। मतलब बहुत ज्यादा डिबेट करने के बाद में, लंबी चौड़ी डिबेट करने के बाद में कमेटी जो थी फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच गई। ठीक है, वो कैब की भी बना देंगे। ठीक है। मुंडेन का मतलब क्या होता है? मुंडेन को, मंडे को फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैम की क्लास होगी, सर की क्लास होगी, है ना। तो मुंडेन का मतलब क्या होता है? बोरिंग, डल। बोरिंग, डल, हमड्रम। ठीक है। टोरिड का मतलब क्या होता है? टोरिड का मतलब क्या होता है? खोलता हुआ। टोरिड का मतलब क्या होता है? खोलता हुआ, उबलता हुआ, बॉइलिंग। ठीक है। बिनाइन का, बेन का मतलब अच्छा अच्छा होता है, बिनाइन का मतलब होता है काइंड, गुड। ठीक है, चलो। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो डैश दैट नो वन डाउटेड हर वर्जन ऑफ द इवेंट्स। उसकी एक्सप्लेनेशन ना इतनी ज्यादा क्लियर थी ना कि किसी ने उसके इवेंट्स के वर्जन पे डाउट ही नहीं किया। तो क्या होगा हमारे पास? कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर, कन्विंसिंग। क्लियर, कन्विंसिंग, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो ऐसी थी कि कोई डाउट ही नहीं बच सकता है। ठीक है। अच्छा, गुरशरण मेरी होती है। गुरशरण कह रहा है सर की क्लास मुंडेन नहीं होती है। सर की क्लास मुंडेन नहीं होती है, सर की क्लास बोरिंग नहीं होती है, या मंडे को नहीं होती है? क्या कहना चाह रहे हो? सर की क्लास बोरिंग नहीं होती है, मैं, मेरी क्लास बोरिंग होती है क्या? कुछ बच्चे, वो नहीं होता आजकल जैसे चल रहा है, हाँ हाँ बोरिंग होती है, आपकी क्लास बोरिंग होती है। हाँ होती है। कमाल हो तुम लोग भी, चलो कोई बात नहीं। इवेजिव का मतलब क्या होता है? इवेजिव का मतलब होता है एल्यूजिव, भ्रामक। भ्रामक, जो चकमा दे के निकल जाएगा, जो आपके हाथ नहीं आएगा। ठीक है। इवेजिव, इवेजिव का देखो, इवेजिव कहां से बना है, एक बार इधर लिखती हूं। इवेजिव बना है इवेड करने से। इवेड को आप ऐसे याद रखो, इवेड, टैक्स इवेजन हम करते हैं ना। टैक्स इवेजन मतलब क्या करते हैं? टैक्स को हम बचाते हैं, एस्केप करते हैं, है ना। वो मतलब क्या है? हम अपने डेटा को इस तरीके से बनाएंगे कि टैक्स इवेजन हो जाए, टैक्स, कर की चोरी। तो इवेड, इवेजिव किससे बना? इवेड से, इल्यूजिव, भ्रामक। ठीक है। टेन्युअस का मतलब क्या होता है? टेन्युअस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वेरी वीक और फ्लिम्सी। वेरी वीक, फ्लिम्सी, फ्लिम्सी। जो बहुत ही ज्यादा फीबल, वीक, कमजोर होता है ना, उसके लिए टेन्युअस यूज करते हैं, टेन्युअस। ठीक है। कोजेंट मतलब, कोजेंट देखो, कोग, कोग का मतलब भी होता है ज्ञान से रिलेटेड होता है, रिकॉग्निशन जैसे होता है ना, कोग्निजेंस होता है। संज्ञान, कोग का मतलब भी होता है संज्ञान।
ठीक है, तो कोग का मतलब ही नॉलेज से रिलेटेड होता है। कोग का मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना। और कोजेंट मतलब जो, जिस चीज में बहुत सारी चीजें आप जान सकते हो, क्लियर है, कन्विंसिंग है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। और फ्लैम्बोयंट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जो वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सूबरेंस, बहुत ज्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस की वजह से जो इंसान बहुत ज्यादा अटेंशन गैदर करता है ना, उसको फ्लैम्बोयंट बोलते हैं। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करता है ना। जो इंसान अपने एनर्जी की वजह से और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से जब मास लेवल पे अटेंशन गैदर करता है ना, अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, उसको फ्लैम्बोयंट बोलते हैं। ठीक है। चलो। हिज टेंडेंसी टू डैश ओवर ट्रिवियल मैटर्स मेड कोलैबोरेशन डिफिकल्ट। ट्रिवियल क्या मतलब होता है? छोटे मोटे, बहुत माइन्यूट। ठीक है। छोटे छोटे मैटर पे उसका जो डगमगाता है ना वो, उस वजह से उसके साथ कोलैब करना डिफिकल्ट है। तो क्या हो जाएगा? वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है डावाडोल होना। डावा डावा डावाडोल मतलब जो एक, जिसका जो स्टैंड पे, एक स्टैंड पे नहीं रहता है, एक बात पे नहीं रहता है, उसको क्या बोलेंगे? वेसिलेट करना बोलेंगे, वेवर करना। ठीक है। चलो। द फिल्म रिसीव्ड डैश प्रेज फ्रॉम क्रिटिक्स डेस्पाइट पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। बॉक्स ऑफिस में बहुत गंदा परफॉर्म करने के बाद भी ना, जो क्रिटिक्स थे उसने उस फिल्म की बहुत ज्यादा सराहना करी। क्या होगा? यूनैनिमस। द फिल्म रिसीव्ड यूनैनिमस प्रेज फ्रॉम क्रिटिक्स डिस्पाइट पुअर बॉक्स ऑफिस। पार्शियल का मतलब क्या होता है? बायस्ड। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है? लाउड। लाउड, फोर्सफुल, एकदम तेज, जोश, जज्बे वाली आवाज। ल्यूकवार्म, गुनगुना। गुनगुना। ल्यूकवार्म वाटर होता है गुनगुना। ठीक है। द आर्टिस्ट न्यू कलेक्शन रिफ्लेक्ट्स अ डीप सेंस ऑफ डैश विद मॉडर्न सोसाइटी। क्या होगा? डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, एक्सल्टेशन। ठीक है। चलो। द मेड वॉज डैश द टेबल फॉर डिनर। जो मेड थी वो क्या कर रही थी? डिनर टेबल को क्या कर रही थी? सेटअप कर रही थी। सेटअप करना मतलब उसको सजाना, सेट करना थोड़ा सा। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत होना। We have so arranged the matters that one of us is always on duty. क्या होगा? हमारे पास सो प्लस दैट का पेयर बनता है। अब सो पहले आ गया है तो सो दैट दोबारा क्यों आएगा? सो के साथ तो दैट का पेयर बनता है, सच दैट नहीं होगा। क्या होगा? दैट वन ऑफ अस। ठीक है। चलो। डैश इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट बिगेन टू रेन। क्या हो जाएगा? देखो, हार्डली अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या होता? अगर ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या होगा? हार्डली अगर शुरू में आता तो इन्वर्जन लेता है। हार्डली डिड वी गेट होना चाहिए था, है ना? तो ये नहीं होगा। हार्डली डिड वी गेट होना चाहिए तो क्या होगा? वी हैड हार्डली गोट हमारे पास हो जाएगा। वी हैड हार्डली, हम मुश्किल से ही पहुंचे ही थे जंगल में कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है। ईच टाइम ही फेल्ट टायर्ड ही डैश डाउन। जब भी उसको थका थका सा फील होता था तो क्या होता था? वह लेट जाता था। ही ले डाउन। हमारे पास तीन वर्ब्स होती हैं, लाई, लाई, ले। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या होता है? लाइड, लाइड। एक लाई का मतलब होता है लेटना। इसका क्या होता है? ले, लेन। अब एक ले भी हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है बिछाना। ठीक है। बिछाना, न्योछावर करना, अंडे देना। जीएस की क्लास नहीं है। इसका क्या होगा? लेड,
लेड हमारे पास होगा। हार्डली वी गोट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हार्डली जब सेंटेंस के शुरू में आता है ना, हार्डली जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो इन्वर्जन लेता है। ठीक है। कॉन्सोनेंस का मतलब एग्रीमेंट होता है। कॉन्सोनेंस का मतलब एग्रीमेंट, अच्छा वहीं पे अटके हुए हो क्या? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट होना, कंपेटेबिलिटी होना, एग्रीमेंट होना, कंपेटेबिलिटी होना। ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा? ही ले डाउन हमारे पास हो जाएगा। जब भी थका हुआ तो वह लेट गया ना, तो ले डाउन, ये ले है हमारे पास। चलो, शी हैज ग्रोन टू ओल्ड टू डू एनी वर्क। वह इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि कोई काम नहीं कर सकती है, ना के बराबर कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है। चलो डन। अब हमें क्या करना है? हाँ। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड रिकॉग्निशन बट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है। अब किसी को ये लग सकता है कि बिकॉज ऑफ भी हो सकता है, ड्यू टू भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ भी हमारा प्रीपोजिशन होता है, ड्यू टू भी प्रीपोजिशन हो सकता है, ड्यू टू हो सकता है तो बिकॉज ऑफ भी हो सकता है। तो मतलब दोनों हो सकते हैं, तो दोनों तो आएंगे नहीं, तो मतलब दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है। और बट फोर का मतलब क्या होता है? बट फोर का मतलब जब एक साथ आते हैं ना, बट फोर का मतलब क्या होता है? विदाउट। और हमारे पास एक फ्रेज होती है आउट ऑफ ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। ये फिक्स फ्रेज है हमारे पास, आउट ऑफ अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है। चलो, डैश ऑनेस्टी इज अ रेयर क्वालिटी इन कॉर्पोरेट कल्चर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कोई आर्टिकल आया है? कोई आर्टिकल नहीं आया, नो आर्टिकल। चलो, द मिनिस्टर एड्रेस्ड द ऑडियंस विद सच एन अथॉरिटी दैट साइलेंस्ड इवन हिज क्रिटिक्स। उसने एक ऐसी अथॉरिटी के साथ उस बात को रखा ना, इस तरीके से एड्रेस किया, सच एन अथॉरिटी। ठीक है, तो सच एन अथॉरिटी। चलो, द प्रोफेसर स्पीक एट लेंथ का मतलब होता है, ये एम्पेरिकल, मैंने कल परसों वर्ड बताया था। एम्पेरिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करके, उसको हम बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है। स्पीक एट लेंथ का मतलब होता है लगातार बोलना। ठीक है। स्पीक एट लेंथ का मतलब होता है कंटिन्यूअस किसी चीज के बारे में बोलना। ये एक हमारे पास फ्रेज है, तो क्या हो जाएगा? स्पीक एट लेंथ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। डेस्पाइट बीइंग वार्न्ड मल्टीपल टाइम्स ही परसिस्टेड डैश वॉयलेटिंग। एक बार अभी ये दिख रहा है आपको? एक बार प्लीज मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ एरर्स देखें। परसिस्टेड टू डूइंग, मैंने क्या बताया है? परसिस्ट के बाद में इन लग के जीरंड आता है, तो क्या होगा? परसिस्ट के बाद में इन लग के जिरंड आता है, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ठीक है। चलो, देर वॉज डैश डाउट दैट सी डिजर्व द अवार्ड। अब आपको हो सकता है कि इसमें फ्यू लगा हो, कि जैसे हम तो बोलते हैं ना मैम, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, मेरे पास एक डाउट है। आई हैव टू डाउट्स, मेरे को दो डाउट्स हैं। है ना? चुपचाप सुनो। आई हैव अ डाउट, आई हैव टू डाउट्स। मैम डाउट तो हमारे पास क्या होता है? काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के लिए तो हम फ्यू यूज करते हैं। है ना? तो हमारे पास अ फ्यू और द फ्यू को तो मैम हम काट देंगे, लेकिन मैम फ्यू तो आ सकता है ना, आपने लिटिल क्यों यूज किया? देयर वॉज फ्यू डाउट दैट शी डिजर्व द अवार्ड। ठीक है। और लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, तो यहां पे एक गेम, इस क्वेश्चन में गेम बजा दिया। ठीक है। देखो, जो हमारा डाउट होता है ना, डाउट हमारे पास वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। ठीक है। काउंटेबल कब होता है? क्वेश्चन वाली सेंस में।
क्वेश्चन या क्वेरीज वाली सेंस में। क्वेरी या फिर क्वेश्चन जब होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, तब वो डाउट काउंटेबल होता है। यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, आई हैव टू डाउट्स दैट शी डिजर्व द अवार्ड, या फिर मेरे को कोई शक ही नहीं है। जब डाउट का मतलब शक वाली सेंस में आए ना, तो वो अनकाउंटेबल होता है। शक एक शक दो शक थोड़ी ना होते हैं, शक तो शक होता है ना। मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप श्योर हो उस चीज को लेके, तो ये अनकाउंटेबल की तरह बिहेव कर रहा है और लिटिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो, डाउट जब हमारे पास, नहीं आंसर की में लिटिल है, अगर आंसर की में अलग है तो लिटिल कर लेना। तो हमारे पास जो डाउट होता है ना, हाँ सॉरी यार, एक बार फोन आ गया था। तो हमारे पास जो डाउट होता है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी। जब डाउट का मतलब क्वेश्चन या क्वेरी वाले में आएगा ना, जैसे आई हैव अ डाउट, आई हैव टू डाउट्स, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन है, मेरी एक क्वेरी है, या फिर मेरे पास दो क्वेरीज हैं, तब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन या क्वेरी वाले सेंस में होता है तो काउंटेबल की तरह एक्ट करता है। और जब डाउट शक वाले सेंस में होता है ना, कि मेरे को कोई शक ही नहीं है, तो हमारा अनकाउंटेबल बन जाता है। और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या, क्रिस्टल क्लियर है क्या? चलो, एक बार 46 की किसी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है, देखो। हमारे पास ड्यू टू भी प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है, के कारण, की वजह से। ठीक है, मतलब अगर ड्यू टू हो सकता था तो बिकॉज ऑफ भी हो सकता था, दोनों ही हो सकते थे तो दोनों तो आएंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, और बट फोर का मतलब क्या होता है, बट फोर का मतलब होता है विदाउट। बट फोर जब एक साथ आते हैं तो उसका मतलब होता है विदाउट, तो क्या होगा, बट आउट ऑफ अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। एक मतलब उसकी ड्यूटी के की वजह से उसने आउट ऑफ लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, किसी को डाउट रह गया है तो। आई एम नॉट अपोज टू द प्रपोजल पर से, बट आई टेक इशू विद। हमारे पास ना कुछ फिक्स फ्रेजेस ही होती हैं, जैसे टेक इशू विद होता है। ठीक है, हमारे पास ना कुछ फिक्स फ्रेजेस होती है जो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि परसिस्ट के बाद में इन आता है और फिर जिरंड आता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, टेक इशू विद, ये हमारे पास पूरी फ्रेज है, टेक इशू विद। और एक हमारे पास क्या होता है, टेक प्राइड इन होता है। ठीक है, टेक इंटरेस्ट इन होता है, टेक पार्ट इन होता है। ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ होता है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स फ्रेजेस हैं, ये हमेशा ऐसे ही आती हैं। तो टेक इशू विद हमारे पास एक फ्रेज है जो ऐसे ही आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डैश ऑल odds द एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड, सरप्राइजिंग इवन द लीड रिसर्चर। क्या होगा, अगेंस्ट ऑल odds। अरे डेस्क अगेंस्ट ऑल odds, सभी चीजों के को परे ले जाते हुए, अगेंस्ट ऑल odds फिक्स है हमारे पास। अगेंस्ट ऑल odds द एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड, सारी चीजों को परे रखते हुए, सारी चीजों को साइड करते हुए एक्सपेरिमेंट सक्सीड हुआ और लीड रिसर्चर को भी सरप्राइज कर दिया। अरे अगेंस्ट ऑल odds हमारे पास फिक्स फ्रेज होती है, पढ़ते ही हम ऐसे हैं, अगेंस्ट ऑल odds, सभी वहमों को दूर करते हुए। ठीक है, अगेंस्ट ऑल odds फिक्स फ्रेज है, तो फिर डेस्पाइट और बियॉन्ड पे कंफ्यूजन ही नहीं बची ना यार। जो फिक्स है वो तो फिक्स है। ठीक है, आई विल ट्राई कि तुम लोगों को जो फिक्स फ्रेजेस है ना, कुछ जो हमेशा फिक्स ही रहती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो ऐसे फिक्स फ्रेजेस के आ जाते हैं, वो फिक्स फ्रेजेस आपको दे देंगे। द डेलीगेट्स वर डिवाइडेड अलोंग आइडियोलॉजिकल लाइंस मेकिंग कंसेंसस डिफिकल्ट। तो जब आप किसी चीज को बेसिस मान के, किसी आइडियोलॉजी के बिहाफ पे, किसी बेसिस पे, डिवाइडेड अलोंग सम बेसिस,
डिवाइडेड अलोंग सम, किसी बेस पे, किसी लाइंस पे, किसी क्राइटेरिया पे जब आप डिवाइड होते हो ना, आपके विचार अलग अलग होते हैं, तो आप अलोंग यूज करते हो। ठीक है। अरे बिटवीन तो दो के बीच में यूज होता है ना, बिटवीन दो लोगों के बीच में यूज होता है। हम अगर है ना, किसी लाइन या फिर किसी बेसिस पे, किसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे अगर किसी के विचारों में भिन्नता आती है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अलोंग यूज करते हैं। द डेलीगेट्स वर डिवाइडेड अलोंग आइडियोलॉजिकल लाइंस, आइडियोलॉजिकल लाइंस के बिहाफ पे, उसको मद्देनजर रखते हुए, अलोंग द लाइंस, अलोंग द बेसिस, अलोंग द क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे होता है। चलो। अंडर द रेडार, मतलब रेडार की, रेडार जैसे ये हमारी रेडार है, इस रेडार के एरिया में ना आना, उससे नीचे से निकल जाना, नाक के नीचे से निकल जाना अंडर द रेडार होता है। ठीक है, तो हमारे पास अंडर द रेडार फिक्स फ्रेज है, अंडर द रेडार हो जाएगा। ठीक है। चलो, S1 S6 PQRS कर लेना, आसान थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस और करेंगे बस ये। ओहो, अभी तो ये भी वो क्या इंप्रूवमेंट भी बाकी है। S1 S6 में दिक्कत आ रही है तो आप डाउट आईडी पे पूछ लेना, डाउट आईडी पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। चलो, sartorial क्या होता है? His sartorial choices made him the most well-dressed diplomat in Geneva. sartorial वो sartorial उसको बोलते हैं जो आपके पहनावे से रिलेटेड होता है ना, आपका जब पहनावा बहुत अच्छा होता है, उसको हम बोलते हैं। किसी भी इंसान का जो ड्रेस सेंस होता है ना, अ पर्सन्स ड्रेस सेंस, उसको हम बोलते हैं। तो हिज sartorial choices made him the most well diplomat in Geneva, ठीक है। शी गेव अ sartorial speech, गलत है। द sartorial डिटेल्स ऑफ द यूनिफॉर्म्स, पहनावे से ही रिलेटेड है ना, ड्रेस सेंस से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। हमारे कितने सही हो जाएंगे? दो सही हो जाएंगे। ठीक है। एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? एक्सकोरिएट का मतलब होता है खुरचना। ठीक है, स्क्रेप करना, एब्रेड करना। आपने एब्रेड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना, किसी की भी ऊपरी सतह को खुरचना, है ना, अब्रेड करना, स्क्रेप करना। ठीक है, रब ऑफ, मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के ऊपर वाली छाल को, उसकी को तार देना, अपग्रेड करना। और एक एक्सकोरिएट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, किसी भी चीज में गलती फाइंड आउट करना, फाइंड फॉल्ट विद। अब ये भी फिक्स फ्रेज है, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा पेपर में, तो हैरान मत होना। फाइंड फॉल्ट विद। ठीक है। द अपोजिशन एक्सकोरिएटेड द मिनिस्टर्स पॉलिसी ड्यूरिंग द डिबेट, सही है, अपोजिशन ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया मिनिस्टर की पॉलिसीज को। ठीक है। He was excoriated by his peers for plagiarizing his thesis. Plagiarize का मतलब होता है कॉपी करना, किसी चीज को न्यू का न्यू छाप दिया। तो क्या किया इसमें, इसमें भी उसको क्रिटिसाइज किया, उसके बारे में भला बुरा बोला। हाँ, दोनों, मतलब एक्सकोरिएट का दो तरीके से मीनिंग जाता है, मैं ये बोलना चाह रही हूं, इस एक्सकोरिएट का दो तरीके से मीनिंग जाता है। द सर्जन एक्सकोरिएटेड द वुंड बिफोर अप्लाइंग एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, सेप्टिक लगाने से पहले उसके वुंड को क्या किया, ऊपर से खुरच दिया। तो हमारे पास तीनों सही है, इसमें ये वाला ब्रेड वाला सेंस आ रहा है, इसमें क्रिटिसाइज वाला सेंस आ रहा है। ठीक है। चलो, स्टेंटोरियन क्या होता है? स्टेंटोरियन का मतलब होता है लाउड या फिर बूमिंग। ठीक है। तो द स्टेंटोरियन वॉइस ऑफ द कमांडर रैलीड द ट्रूप्स, ठीक है। द स्टेंटोरियन अनाउंसमेंट इकोड थ्रू आउट द स्टेडियम, ठीक है। स्माइल स्टेंटोरियन नहीं हो सकती है, तो क्या होगा हमारे पास, दो हो जाएगा। सेंगफ्रॉइड का मतलब क्या होता है? सेंगफ्रॉइड का मतलब होता है काम एंड कंपोजर मेंटेन करना, काम एंड कंपोजर मेंटेन करना। द सेंगफ्रॉइड, द कामनेस ही डिस्प्लेड ड्यूरिंग, काम एंड कंपोजर मेंटेन करना डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है। द सेंक्फ्रॉइड ही डिस्प्लेड ड्यूरिंग द क्राइसिस अर्नड हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पीयर, सही है, मतलब क्राइसिस के टाइम पे भी आप अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन किए हुए हो। ठीक है।
हर सेंफ्रोइड डिमिनर एट द गाला मास्क हर इनर टर्मोइल। उसके अंदर जो तूफान चल रहा था ना, उसको डिमिनर का मतलब होता है उसके चाल ढाल, उसके दिखने का जो डिमिनर होता है ना, उसको हम बोलते हैं हर सेंफ्रोइड डिमिनर एट द गाला मास्क हर। मास्क का मतलब क्या होता है? हाइड। ठीक है, हाइड करना। तो उसका कामनेस का वाला जो डिमीनर था ना, तो ये भी सही है। ठीक है, स्ट्रेटेजी काम नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी नहीं है ये हमारा माइंडसेट है। सेंग फ्रॉइड माइंडसेट को हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दो ओनली। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है? फ्लेगमेटिक का मतलब होता है नॉन चैलेंट। द फ्लेगमेटिक डिप्लोमेट हैंडल्ड द क्राइसिस विद काम इंडिफरेंट। इंडिफरेंट। स्टोइक। अनकंसर्न्ड। द फ्लेगमेटिक डिप्लोमेट हैंडल द क्राइसिस विद काम इंडिफरेंस। सही है। द हिज फ्लेगमेटिक स्पीच एट द रैली स्टर्ड द क्राउड टू एक्शन। अगर उसकी बहुत ही ज्यादा शांत सी स्पीच थी तो कैसे ही क्राउड को एक्शन में ले आएगी? नहीं ला पाएगी। द काम वेदर मेड द डे फील ड्रेरी एंड डार्क। काम वेदर थोड़ी ना होता है, काम वेदर तो अच्छा मौसम होता है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ए हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो। इसमें मैं आपको इनके मीनिंग इसमें तो वैसे आपको आंसर्स पता चल जाएगा, तो खुद ही मीनिंग पता कर लोगे। देखो, फोर्थ वॉल का मतलब होता है द इमेजिनरी बैरियर बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मेंस इन अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस विच मेंटेन्स द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। ऑडियंस और जो परफॉर्मर के बीच में जो इमेजिनरी बैरियर होता है ना, जो जगह बीच में छोड़ी हुई होती है, उसको फोर्थ वॉल बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है बस। बाई चांस आपके पेपर में आ जाए तो ऐसा ना हो कि ये वर्ड तो मैंने पहली बार देखा है। ठीक है। हाइपर रियलिटी क्या होता है? हाइपर रियलिटी ये होता है जहां पे जो कॉपी है ना, वो ओरिजिनल वाले को रिप्लेस कर देती है। वेयर कॉपीज रिप्लेस द ओरिजिनल। जैसे डिजिटल मीडिया अभी आ रहा है, मतलब जो जो कॉपीड चीज है ना, जो कॉपी की हुई चीज है, वो ओरिजिनल से भी ज्यादा खतरनाक बनाई हुई है। ठीक है, डिजिटल मीडिया हमारे पास हो गया, थीम पार्क्स हमारे पास हो जाते हैं जैसे। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक वाली चीज को, जो ऑथेंटिक रियल चीज है ना उसको, और जो फैब्रिकेटेड परफेक्शन है ना, उसके बीच को ब्लर कर दिया है। ठीक है, ब्लरिंग लाइंस बिटवीन जो हमारे पास जो फैब्रिकेटेड परफेक्शन है और जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है। जो हमारे पास ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है ना, ऑथेंटिक चीजें हैं, और जो फैब्रिकेटेड हमारे पास खतरनाक वाली चीजें हैं, है ना। फैब्रिकेटेड जो परफेक्शन है, उसके बीच वाली लाइन को बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो इसका तो नीदर वन एंड टू है, तो इसका मीनिंग ये होता है, आप देख लेना। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? ये आप पढ़ सकते हो, बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है। इसके लिए ये दोनों सेंटेंसेस आप पढ़ लेना। जो मेन प्रोटेगनिस्ट होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं कि उसका कैसे पला बढ़ा होता है। प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, हीरो। मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, जो हीरो होता है ना, उसको हम बोलते हैं। मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? मैजिकल रियलिज्म अ नैरेटिव स्टाइल वेयर मैजिकल एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अदरवाइज रियलिस्टिक सेटिंग्स ट्रीटिंग एज ऑर्डिनरी बाय द कैरेक्टर्स। ये होता है मैजिकल रियलिज्म। हाइपोटाइपोसिस क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट, जो बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करता है किसी भी सीन को, सो इट अपियर्स विजुअली प्रेजेंट टू द ऑडियंस। मतलब एक ऑडियंस के सामने इस तरीके से कोई बात को रखना कि वो विजुअली उस चीज को देखने लग जाए, बहुत क्लियरली उनको वो नजारा सामने सामने आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटाइपोसिस बोलते हैं। चलो, वो कैब इंप्रूवमेंट करते हैं। द विलेजर्स वर इवैक्यूएटेड इमीडिएटली ड्यू टू द डैश थ्रेट ऑफ द फ्लैश फ्लड्स। विलेजर्स को इवैक्यूएट किया गया वहां से। क्यों इवैक्यूएट किया गया? क्योंकि फ्लैश फ्लड्स जो आने वाली थी ना,
फ्लैश फ्लड्स का जो खतरा था और जिसको टाला नहीं जा सकता था, उसके लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है ना अभी नियर फ्यूचर में, उसको हम यूज करते हैं। इनएविटेबल। इमानेंट का मतलब क्या होता है? इमानेंट का मतलब होता है एवरीवेयर। इमानेंट का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर। ठीक है। सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटस हम बोल सकते हैं, यूबिक्विटस। तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसी फ्लैश फ्लड्स जो आने वाली है ना अपकमिंग टाइम में, जो होने वाली हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो। द बोर्ड टुक अ जुडिशियल डिसीजन टू कट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, उसको कट करने का बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। तो क्या होगा? जुडिशियस होगा, जुडिशियल नहीं होता है। जुडिशियल तो जज, जुडिशियरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, कानून, लॉ से रिलेटेड होता है। और जुडिशियस का मतलब क्या होता है? वाइज। ठीक है, चलो। द डिटेक्टिव वॉज सरप्राइज बाय द इनजेन्युअस मैकेनिज्म द थीव्स यूज्ड टू बाईपास द हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम। तो क्या होगा? इंजीनियस। मतलब इंजीनियस का मतलब होता है, इंजीनियस को जीनियस से याद रखो ना, इंजीनियस, जीनियस, क्लेवर, शार्प। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा शार्प, एक्सपर्टीज वाला था ना, स्किल्ड, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है गरीबी, पेन्यूरी। इंडिजेंट। ठीक है। इंडिजीनियस, लोकल, हमारा नेटिव। और इनजेन्युअस का मतलब होता है गलीबल। इनजेन्युअस, गलीबल है, क्रेड्यूलस है। देखो, जीनियस मतलब जो बहुत चालाक है, जेन्युअस मतलब भोला भाला है। ऐसे आप याद कर सकते हो, भोला भाला। ठीक है। इनजीनियस, इनजीनियस मतलब जीनियस है वो आदमी। जीनियस है मतलब क्लेवर, शार्प है। जेन्युअस है मतलब शार्प नहीं है, क्या है? भोला भाला है, गलीबल है, गली का बॉय है अभी तो। अभी उसने दुनिया देखी ही कहाँ है, गली का बॉय है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है, नया नया शहर में आया है। तो गली का बॉय क्या होता है? जो ऐसे ही नॉर्मल लोकल लेवल पे, मतलब होता नहीं है, याद करने के लिए बता रही हूँ। मतलब अपनी ही गली में घूमे हो। जब बाहर की दुनिया में जाओगे ना, मार्केट में जब निकलोगे बाहर, तब तुम्हें रियल पता चलेगा कि तुम, तो गली का बॉय होता है वो भोला भाला होता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस मतलब वो इंसान होता है जो हर किसी पे विश्वास कर ले। नेव हम बोल सकते हैं, नेव। चलो। ऑल्दो द टीम लॉस्ट द मैच, हालांकि टीम मैच हार गई थी, द गोलकीपर गेव अ डैश परफॉर्मेंस दैट प्रिवेंटेड अ मच हायर स्कोर मार्जिन। बहुत ज्यादा स्कोर उन दूसरों का नहीं बन पाया, इस चीज से बचा लिया गोलकीपर ने। तो क्या था उसकी परफॉर्मेंस? कैसी थी? प्रेज वर्दी थी, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब क्रेडिट देने के योग्य, एबल मतलब योग्य, क्रेडिट देने के योग्य। क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? प्रेज वर्दी। ठीक है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। क्रेडुलस, भोला भाला, जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है। ठीक है। एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड क्या होता है? अप्रूव्ड, सर्टिफाइड। ठीक है, चलो। द शेफ इंसिस्टेड दैट द स्पाइसी सालसा वॉज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द माइल्ड फ्लेवर्स ऑफ द ग्रिल्ड फिश। तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। देखो, ये जो कंप्लीट जैसा साउंड है ना इसमें, कंप्लीट, PLE, कंप्लीट, इसका मतलब क्या होता है? पूरक। किसी चीज को पूरा करना, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। कंप्लायंट है जो इंसान फ्लेक्सिबल है, जो बहुत आराम से रूल्स मान लेता है। कॉम्प्लेसेंट, अनुराग सर ने क्लास में बताया होगा। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो दूसरों को, ईगर टू प्लीज अदर्स, जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है ना, ईगर टू प्लीज अदर्स। प्लीज, प्लीज, प्लीज करना, प्लीज मतलब खुश करना। ठीक है, चलो। द डेंस एंड लग्जूरियस वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द एक्सप्लोरर्स टू फाइंड अ पाथ। क्या होगा?
लग्जूरियस नहीं होगा, लग्जूरियंट होगा, लग्जूरियंट वेजिटेशन, एकदम भरी पूरी। ठीक है, बहुत ज्यादा अबेंडेंस में किसी चीज का होना। ठीक है, लस्ट्रस क्या होता है? चमकीला। लुगुब्रियस क्या होता है? लुगुब्रियस का मतलब होता है सैड। सैड हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? डिजेक्टेड हम बोल सकते हैं, ग्लूमी, वोबिगॉन। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अश्योर्ड। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है इतना ज्यादा अपने आप, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप से इतना ज्यादा सेटिस्फाई होना, क्या हो आप और ज्यादा इंप्रूव नहीं करना चाह रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, चलो। अ जज मस्ट रिमेन अनइंटरेस्टेड थ्रू आउट द ट्रायल टू एंश्योर दैट द वर्डिक्ट इज फेयर एंड अनबायस्ड। अनइंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अब जज अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो केस कैसे सोल्व करेगा? उसको मतलब क्या है, उसको डिसइंटरेस्टेड रहना है, डिसइंटरेस्टेड रहना है। ठीक है, इसका तो मतलब नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा, इंटरेस्ट है इंटरेस्ट नहीं है, उसको डिसइंटरेस्टेड रहना पड़ेगा, नॉन बायस्ड। अनबायस्ड होता है डिसइंटरेस्टेड का मतलब। ठीक है, चलो। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टेड टू बी अप्रेज्ड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एवरी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एवरी आर। क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टेड टू बी अप्राइज्ड ऑफ। अप्राइज्ड, अप्राइज का मतलब क्या होता है? एक मिनट रुकना। हेलो। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एवरी आवर। हर घंटे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अप्राइज के साथ ऑफ फिक्स प्रिपोजिशन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अप्राइज्ड। अप्रेज का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट करना, असेस करना, किसी चीज का मूल्यांकन। ठीक है, अपीज करना, किसी को सूद करना, शांत करना, मोलिफाई करना। अगर तुम लोगों को कल ये वर्ड्स याद नहीं हुए ना, तो देख लेना, प्लीज याद कर लेना। ठीक है, चलो। द बोर्ड मेंबर्स वर एडवर्स टू द आइडिया ऑफ मर्जिंग द टू डिपार्टमेंट्स ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। एडवर्स तो होता है एडवर्स सिचुएशन, और यहां पे क्या होगा? एवर्स। एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, फेवर में ना होना, फेवर में ना होना। ठीक है। मैम धमकी देके प्लीज बोल दिया, ऐसे ही बोल देती हूँ क्योंकि धमकी तो चलेगी नहीं ना। चलो। द अपोजिशन मूव्ड अ मोशन टू सेंसर द मिनिस्टर फॉर हिज फेलियर टू एड्रेस द इकोनॉमिक क्राइसिस। मिनिस्टर को क्या करेंगे? मिनिस्टर को सेंश्योर करेंगे। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। चलो एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। पॉलिटी में एक सेंश्योर मोशन आता है, सेंश्योर मोशन। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेंश्योर मोशन किसके लिए आता है? सेंश्योर मोशन किसी एक मिनिस्टर के लिए भी आ सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, सेंश्योर मोशन आता है एक मिनिस्टर के लिए, हम एक मिनिस्टर की भी आलोचना कर सकते हैं, पूरे सभा की भी, पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी भी आलोचना कर सकते हैं। तो सेंश्योर मोशन हमारे पास आता है क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंश्योर हो जाएगा, सेंश्योर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज S1 S6 खुद से कर लेना, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज डाउट आईडी पे पूछ लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर यार। 7:15 हो गए हैं। थैंक यू सो मच।
ठीक है, प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहो। और सच में मैं बोल रही हूँ, आप लोग ना जब पेपर में बैठे रहोगे आप याद करोगे कि थैंक गॉड मैंने वो क्लासेस लगा ली थी। ठीक है, तो हम हर एक क्लास में बहुत सारी एडिशनल चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो सीखेंगे, कैसे हमें चीजों को करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। खाओ पियो मौज करो। ठीक है, बहुत फास्ट कमेंट्स जा रहे हैं यार, मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो छुट्टी। मस्त खाओ पियो मौज करो। और पढ़ लेना सोने से पहले एक बार। सोने से पहले एक बार ये पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, डाउनलोड करके भेज दूंगी। चलो धन्यवाद।